हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके लिए फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019 का पेपर 12th क्लास के प्रीवियस ईयर पेपर सेशन के अंदर अपन 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और 2019 के पेपर के अंदर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व करवा दिए थे। जिन प्यारे विद्यार्थियों ने पुराने वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है वो कृपया पुरानी वीडियोज़ को देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियो या रेगुलर जो भी क्वेश्चन अपने सॉल्व कर चुके हैं वो सारे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 अपन पढ़ चुके थे और क्वेश्चन नंबर 25 के बाद अब अपन पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। 26 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं तो देखो, ये क्वेश्चन जो है इसको भी अपने सिलेबस से, वर्तमान सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, जैव अणु नामक पाठ से संबंधित ये था, परंतु अभी वर्तमान समय में नहीं है, इसलिए इसको अपन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। बात करते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27, और इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपने दोस्तों को, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको वीडियो समझ में आता है, आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई सारी चीज़ें समझ में आती है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसमें कोई कमी है या कहीं पर कोई आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं तो 27 के अंदर आप लोगों के सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्सैलिक अम्ल का संरचना सूत्र बताइए। अब देखो, ऑक्सैलिक अम्ल की संरचना सूत्र की बात करते हैं अपन, तो ऑक्सैलिक अम्ल को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, COOH और एक और COOH, यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है इसको अपन ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं, और यही इसका क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसी के अंदर, एल्डोल संघनन। अब एल्डोल संघनन की क्रियाविधि आप लोगों से पूछी गई है। एल्डोल संघनन जो होता है इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहली बात यह आती है कि एल्डोल संघनन कहते किसे हैं। तो देखो, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन के दो अणु आपस में तनुसार की उपस्थिति में क्रिया करके एल्डोल नामक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एल्डिहाइड कीटोन की ये अभिक्रिया है। अब इसकी आप लोगों से क्या पूछी है, क्रियाविधि पूछी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब क्या होती है इसकी क्रियाविधि, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, तनुसार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो क्षार होता है ना, ये क्षार जैसे कि NaOH अपन ने लिया है, तो ये सबसे पहले क्षार जो होता है ये टूट कर बनाता है Na+ और OH-, ये चीज़ यहाँ पर ये बनाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो OH- है ना, ये अपने काम का है। OH- क्या करता है, ये एल्डिहाइड के किसी एक अणु पर आक्रमण करता है प्रथम पद में। ठीक है ना। चलो, कैसे आक्रमण करता है, कैसे अटैक करता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, होता क्या है कि ये जो OH- होता है, इस OH- के द्वारा अटैक किया जाता है किसके ऊपर, एक एल्डिहाइड के अणु के ऊपर। मैंने बताया आपको, दो एल्डिहाइड के अणु यहाँ पर भाग लेते हैं, जिनमें से एक एल्डिहाइड के अणु के ऊपर अटैक करता है कौन, आपका ये OH-। ठीक है भाई। चलो, अब देखो, यहाँ पर इस OH- ने जैसे यहाँ पर अटैक किया तो ये बंध यहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है। अब ये OH- H को लेकर H2O के रूप में निकल जाएगा। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थानांतरित हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या जाता है, यहाँ पर माइनस आवेश आ जाता है इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश यहाँ पर आ जाता है। ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, ये अपने पास आ चुका है ना। अब देखो, ये जो चीज़ है ना, ये वाला, ये जो आपको यहाँ पर बना है, इस वाले की अपन बात करते हैं तो इसमें अनुनाद पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। इस प्रकार से मैं इसको समझा दूँ आप लोगों को, यहाँ पर इसमें पाया जाता है क्या, अनुनाद।
ठीक है ना। अब कैसे पाया जाता है अनुनाद, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये निकटवर्ती बंध पर स्थानांतरित हो जाते हैं और ये निकटवर्ती बंध निकटवर्ती परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो एक और संरचना इसकी यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, HC, यहाँ पर H, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा C कार्बन, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आ जाएगा कार्बन और यहाँ पर है हाइड्रोजन। इसके अलावा बात करें यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है, इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे क्या, लोन पेयर के साथ माइनस आवेश यहाँ पर आ जाता है। तो एक और संरचना इसकी यहाँ पर बन जाती है और साथ में H2O यहाँ से निकल जाता है। ठीक है भाई, तो ये था अपना पहला पद, है ना, फर्स्ट पद हो गया इस क्रियाविधि का, जिसमें क्या किया अपन ने, OH माइनस ने एक एल्डिहाइड के अणु पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार का आयन आपके पास बनकर आ जाता है, जिसमें अनुनाद पाया जाता है। और इस वाले आयन को अपन क्या नाम देते हैं, तो इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं अपन इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन इसको अपन कहते हैं। ठीक है, इनोलेट आयन इसको अपन बोलते हैं, जिसमें अनुनाद द्वारा ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना। अब ये तो हो गया पहला पद। इसके बाद बात करते हैं कि सेकंड पद में क्या आएगा सर। तो देखो सेकंड पद में ये जो अपने पास बना है ना, कौन सा आयन बना था, इनोलेट आयन बना था। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH2C डबल बॉन्ड OH। ये इनोलेट आयन अपने पास बना था। ये क्या करता है, ये दूसरे एल्डिहाइड अणु के ऊपर, मैंने बताया था 2 अणु यहाँ पर भाग लेते हैं, तो यहाँ पर दूसरा एल्डिहाइड अणु जो होता है, इस दूसरे एल्डिहाइड अणु पर अटैक कर जाता है। कौन, ये आपका इनोलेट आयन। अब देखो इनोलेट आयन का ये जो कार्बन होता है, ये इस कार्बन पर जैसे ही आक्रमण करता है तो ये वाला बंध जो होता है वो यहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है। अब देखो ये सेकंड पद है, अपना ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये स्थानांतरित हुआ, अटैक यहाँ पर हुआ, तो ये जो CH2 है ना, ये वाला जो समूह है, ये जुड़ेगा कहाँ पर, इस कार्बन पर जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, तो इस चीज को देखो, यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा, तो CH3CO, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और बात करते हैं अपन यहाँ पर, ये H है तो इसको CH इसके साथ जोड़कर रख दिया, इस कार्बन पर जुड़ जाएगा बचा हुआ ये जो समूह है CH2C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये उत्पाद आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, यानी कि ये ऋणायन आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो दूसरे पद में आप लोगों को इस प्रकार का ऋणायन आपको प्राप्त हो जाता है। ये सेकंड पद कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे थर्ड पद में क्या होगा। तो देखो भाई, अपने पास सेकंड पद में क्या बना है, अपने पास सेकंड पद में बना है CH3CH। ठीक है, यहाँ पर है अपने पास ऑक्सीजन इस प्रकार से, O माइनस है, और इधर क्या है CH2C डबल बॉन्ड OH। अब देखो ये जो ऋणायन बना है ना, ये क्या करता है, ये H2O, क्योंकि मैंने बताया था आपको तनुसार अपन काम में लेते हैं यहाँ पर, तो H2O जो होता है ना, इस H2O के H+ को ग्रहण कर लेता है कौन, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पर उत्पाद जो बनकर आता है वो आता है CH3CH, इधर बन जाएगा OH। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये चीज अपने पास बन जाएगी, OH माइनस वापस से यहाँ से मुक्त हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यदि आप लोग इस उत्पाद को देखते हैं तो उस उत्पाद में क्या दिखाई देता है, इसमें देखो ये तो है एल्डिहाइड समूह, यानी एल्डिहाइड भी दिखाई देता है और एल्कोहल भी दिखाई देता है। अब एल्डिहाइड का तो अपन ले लेंगे क्या, एल्ड ले लेंगे, और एल्कोहल का अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं, तो एल्ड प्लस ओल से बना है क्या, एल्डोल यहाँ पर बन जाता है। तो इस प्रकार से तीसरे पद में जाकर ये अभिक्रिया आपकी समाप्त हो जाती है, एल्डोल का निर्माण हो जाता है, और इसीलिए इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये तीनों पद यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इसमें जो अथवा के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी अपन सोल्व करेंगे। डाईएथिल कीटोन का संरचना सूत्र बताइए। ठीक है, अब देखो डाईएथिल कीटोन क्या होता है, इसकी संरचना सूत्र आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे इसको। डाईएथिल कीटोन का फॉर्मूला होता है इस प्रकार से, C2H5CO, थोड़ा सा, हाँ, C2H5, ये होता है डाईएथिल कीटोन का फॉर्मूला। ठीक है ना भाई, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो
सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कोल्बे विद्युत अपघटन की क्रियाविधि बताइए। तो देखो कोल्बे वाली अभिक्रिया है, कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया है, ये किस प्रकार से संपन्न होती है इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ना, सबसे पहले तो मैं आपको अभिक्रिया बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है इसका सोडियम या पोटेशियम लवण लिया जाता है। ये रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम व पोटेशियम लवण की बात करें तो सोडियम लवण लिया जाता है और इसका बनाया जाता है जलीय विलयन। ठीक है, जल मिलाकर जलीय विलयन बना देंगे। अब इसका क्या करा देंगे अपन, इसका करा देंगे अपन विद्युत अपघटन। अब देखो जैसे इसका विद्युत अपघटन अपन कराएंगे तो होता क्या है, यहाँ पर देखो विद्युत अपघटन कराने से अपन को यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसमें एक तो बनती है एल्केन, एल्केन के साथ अपन को प्राप्त होता है क्या, CO2, CO2 के साथ अपन को प्राप्त होता है कौन, H2 हाइड्रोजन और साथ में NaOH। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त होती है, NaOH, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो ये जो अभिक्रिया है ना ये कहलाती है कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब इसकी आपको क्या पढ़नी है, क्रियाविधि पढ़नी है कि किस प्रकार से एल्केन बना, किस प्रकार से CO2, किस प्रकार से H2 NaOH, ये किस प्रकार से प्राप्त हुए, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो क्रियाविधि की बात करते हैं तो इसकी क्रियाविधि में, क्योंकि ये विद्युत अपघटन है और विद्युत अपघटन जो होता है वो इलेक्ट्रोडों के द्वारा होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखो भाई यहाँ पर अपन ने कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण लिया है, तो जब ये टूटेगा तो इसके टूटने से यहाँ पर इस प्रकार से कार्बोक्सिलेट आयन यानी कि CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, O-, इस प्रकार का आयन यहाँ पर बनता है। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है सबसे पहले पद में तो क्या होता है, एनोड पर ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये इस प्रकार से CH3COO इस प्रकार का स्पीशीज यहाँ पर बना लेता है और ये है एसीटेट मुक्त मूलक। ये क्या है, एसीटेट मुक्त मूलक है, ये चीज़ अपने पास बन जाती है। अब देखो ये जो एसीटेट मुक्त मूलक यहाँ पर बना है, यदि इसके बारे में चर्चा करें तो देखो ये जो एसीटेट मुक्त मूलक है इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। देखो एसीटेट मुक्त मूलक जो होता है ना ये आगे टूटेगा और इसके टूटने से होता क्या है, देखो जब ये आगे टूटेगा तो इसके टूटने से बनता है 2 मैथिल मुक्त मूलक बनेंगे। 2 मैथिल मुक्त मूलक के साथ साथ क्या बनेंगे, 2CO2 बनेगा और CO2 के साथ साथ क्या बनेगा यहाँ पर, हाँ CO2 जो होता है वो इस प्रकार से, CO2 जो होता है इस प्रकार से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो चीज़ होती है ये जो चीज़ है मैथिल मुक्त मूलक जो अपने पास बना है, ये मैथिल मुक्त मूलक 2 मैथिल मुक्त मूलक आपस में जुड़कर, थोड़ा सा इसको अपन ध्यान से लिख लेते हैं अच्छे से। हाँ क्या है अपने पास, जो मैथिल मुक्त मूलक है, कितने हैं मैथिल मुक्त मूलक अपने पास, 2 हैं। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों मैथिल मुक्त मूलक आपस में जुड़कर एथेन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये कौन सा पद हो गया, ये तो एनोड पर अभिक्रिया संपन्न हो गई है। अब बात करेंगे कि कैथोड पर क्या होता है सर। तो देखो कैथोड पर जो होता है ना, कैथोड पर क्या होता है, तो देखो कैथोड पर क्या होगा, जो H+ आयन होते हैं ये H+ आयन कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके और H2 में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसकी क्रियाविधि संपन्न होती है किसकी, कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया की। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर है और इसमें क्या बताया गया है कि परिभाषा दीजिए, अधिशोषण की परिभाषा दीजिए। तो देखो अधिशोषण की परिभाषा तो अपन आसानी से दे सकते हैं कि जब किसी अधिशोषक पदार्थ की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ एकत्रित होता है तो इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो आपको पता है जब कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो
अवक्षेपण हो जाता है या कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है, वो अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के शुद्धिकरण हेतु फिटकरी क्यों मिलाते हैं? तो देखो, जल के शुद्धिकरण हेतु फिटकरी इसलिए मिलाते हैं क्योंकि फिटकरी के अंदर होते हैं कौन से आयन? Al+3 आयन होते हैं, और ये आयन जो होते हैं ना, ये जल में उपस्थित ऋणावेशित अशुद्धियों को अवक्षेपित कर देते हैं, और इसीलिए अपन यहाँ पर फिटकरी मिलाते हैं शुद्धिकरण के लिए। आगे बात करते हैं, तो कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के विद्युत अपोहन विधि का नामांकित चित्र बनाना है। तो शुद्धिकरण के लिए विद्युत अपोहन विधि का नामांकित चित्र बहुत सिंपल सा होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पर अपोहक झिल्लियाँ लगाई जाती है, ठीक है। इधर यहाँ पर भर दिया जाता है, जल भर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ लगा दिया जाता है 2 इलेक्ट्रोड इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखो, ये जो बीच वाली जगह बची है, इस बीच वाली जगह में अपन अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये अपन ने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, एक प्लस और एक माइनस लगा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या भर दिया, अशुद्ध कोलाइडी विलयन अपन ने भर दिया है। अब होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर जो है आवेश या विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो यहाँ से जितने भी धनायन व ऋणायन होते हैं वो निकल कर इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लग जाते हैं, और इस प्रकार से आपके जो कोलाइडी विलयन होता है उससे विद्युत अपघट्य अलग हो जाता है, और इसको अपन कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहते हैं। ये बुक में आपको एज इट इज डायग्राम मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इस चीज़ को और अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा दीजिए। तो देखो, रासायनिक अधिशोषण जो होता है इसमें क्या होगा, इसमें अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य प्रबल रासायनिक बलों से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, क्या होता है जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गमन करता है? तो भाई अपन को पता है प्रकाश पुंज का स्पष्ट मार्ग दिखाई देगा, यानी कि टिंडल प्रभाव यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो ये तो टिंडल प्रभाव के बारे में बात करना चाह रहा है, ठीक है, टिंडल प्रभाव यहाँ पर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की तरफ, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आकाश में उपस्थित जो भी जलवाष्प की बूंदें होती है, धूल के कण, मिट्टी के कण होते हैं, ये नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसीलिए ये नीले रंग का दिखाई देता है। अगला है, कॉन्ट्रेल धूम्र अवक्षेपक का नामांकित चित्र बनाइए। तो कॉन्ट्रेल धूम्र अवक्षेपक का नामांकित चित्र आप लोग जो है बुक से देखकर आराम से बना सकते हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने एक बनाकर यहाँ पर बता देता हूँ। इस तरह से, इस प्रकार का उपकरण ये होता है यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर उपकरण होता है जो चिमनी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। चिमनी से जुड़ा हुआ ये उपकरण यहाँ पर होता है, ठीक है। इस तरह से ये चिमनी से जुड़ा हुआ उपकरण होता है, ये चिमनी है यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक उच्च विभव युक्त तार लगा हुआ होता है, ठीक है ना। सबसे पहले धुएं को जो है यहाँ पर इस प्रकार से उच्च विभव का तार धनावेशित इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा होता है ये, ठीक है। इस प्रकार का कोई चित्र यहाँ पर होता है धूम्र अवक्षेपक का, कॉन्ट्रेल अवक्षेपक का। बुक से आप लोग आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे अपन बात करते हैं, नाइट्रिक अम्ल जो होता है, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था आप लोगों से पूछी है। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी है, तो भाई हाइड्रोजन की तो अपन जानते हैं +1 होती है, नाइट्रोजन की अपन को निकालनी है, तो X मान लेते हैं। 3 ऑक्सीजन है, 1 का -2 होगा, बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब देखो, प्लस का 1 है और माइनस के 6 हैं, तो प्लस के 5 बचे, सॉरी माइनस के 5 बचे, और जब उसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो X बराबर क्या आ जाएगा, +5 आ जाएंगे इसको सोल्व करने पर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्या होता है जब सल्फर सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखो होता क्या है कि जब सल्फर की क्रिया अपन कराते हैं किससे, जब सल्फर की क्रिया अपन कराते हैं H2SO4 से, तो H2SO4 से क्रिया के परिणाम स्वरूप ये क्या बनाता है, ये SO2 बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में ये H2O बनाता है, ठीक है ना। तो ये समीकरण आप लोगों को यहाँ पर देनी थी। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। तो आधुनिक गोताखोरी उपकरणों में हीलियम का उपयोग ऑक्सीजन को तनुकारी के रूप में किया जाता है, क्यों, समझाइए। तो देखो भाई, आधुनिक जो उपकरण होते हैं गोताखोरी के, उनमें हीलियम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हीलियम जो होती है ना, ये आसानी से अपनी जो कोशिका झिल्ली होती है उसके लिए पारगम्य होती है, उसको आसानी से आर पार
कर जाती है, साथ ही इसकी विलेयता जो होती है रक्त में वो कम होती है, इसीलिए यहाँ पर इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HClO3 की संरचना बनाइए। तो बहुत सिंपल सी संरचना इसकी होती है। HClO3 की संरचना इस प्रकार की होती है भाई, ठीक है। यहाँ पर Cl और ये इस प्रकार की संरचना होती है HClO3 की संरचना, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरिक अम्ल कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी संरचना अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? तो अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु की संकरित अवस्था बतानी है। तो देखो बहुत सिंपल सा है। अमोनिया ये नाइट्रोजन परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु के पास में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। ये संरचना तो आप लोग सब जानते ही हैं। अब अपन जानते हैं संकरण कैसे निकालते हैं। सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। तो सिग्मा बंध कितने हैं? 3 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है। टोटल मिला के कितने हो गए? 4, और 4 से संकरण कौन सा बनता है? sp3 संकरण बनता है। तो नाइट्रोजन का संकरण क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे की तरफ। क्या होता है जब कार्बन सांद्र H2SO4 से क्रिया करता है? तो देखो भाई, जब कार्बन की क्रिया अपन सांद्र H2SO4 से कराते हैं ना, तो H2SO4 से क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? यहाँ पर CO2 बनता है, CO2 के साथ में SO2 भी बनता है, और SO2 के साथ में H2O भी बनता है। तो ये अभिक्रिया यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो अगला है हैलोजन यौगिकों की तुलना अंतरा हैलोजन यौगिकों की तुलना में अंतरा हैलोजन यौगिक जो होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए ये यौगिक अस्थायी यौगिक होते हैं ना, आसानी से टूट जाते हैं, और जो यौगिक अस्थायी होते हैं वो आसानी से टूटकर क्रिया करते हैं, यानी कि उनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, ठीक है। साथ ही बात करते हैं XCF6 की संरचना बनाइए। तो इसकी संरचना जो होती है बहुत सिंपल संरचना होती है इसकी। इस प्रकार की संरचना होती है। देखो इस प्रकार से 6 फ्लोरीन आपको जोड़ने हैं XCF6 में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जुड़ जाएंगे 6 फ्लोरीन, ठीक है। ये देखो अष्टफल की संरचना इसकी लगभग इस प्रकार से बन चुकी है। इसके पास एक लोन पेयर भी होता है, ठीक है ना। इस प्रकार की संरचना बन जाती है। अब यहाँ पर इस लोन पेयर के कारण संरचना तो अष्टफल की थी, पर लोन पेयर के कारण क्या हो जाएगी? लोन पेयर के कारण विकृत हो जाएगी, इसलिए बोलेंगे इसको विकृत अष्टफल की संरचना इसको बोला जाता है। तो इस प्रकार की संरचना होती है XCF6 की, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ जाता है इस अध्याय, इस जो पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया क्या है? रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखो फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं सोडियम आयोडाइड से, और यहाँ पर बनता है एल्किल आयोडाइड। तो देखो एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है ये फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, साथ में बन जाता है सोडियम आयोडाइड, ठीक है ना। तो ये एल्किल आयोडाइड बनाने की अभिक्रिया थी फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, जो भी अपन ने यहाँ पर देख ली है। अब बात करेंगे आगे की तरफ। तो देखो एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, कारण बताइए। देखो नाम दिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी एक नाभिक स्नेही हटेगा और दूसरा नाभिक स्नेही आएगा। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कि एरिल हैलाइड की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। देखो इस प्रकार की संरचना होती है एरिल हैलाइड की संरचना। ये क्लोरोबेंजीन की संरचना है जो एक प्रकार का एरिल हैलाइड है। अब होता क्या है यहाँ पर जो ये हैलोजन है ना, ये हैलोजन यहाँ पर नाभिक स्नेही के रूप में काम करता है। अब देखो होता क्या है कि ये जो हैलोजन है ना, ये जो क्लोरोबेंजीन है ना, इसमें अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद द्वारा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? बेंजीन वलय में चले जाते हैं। अब देखो यदि क्लोरोबेंजीन की या एरिल हैलाइड की अनुनादी संरचना अपन बनाएं तो होता क्या है, अनुनाद के कारण है ना, इस CCl बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। CCl बंध में अनुनादी संरचना इस प्रकार से बनाएंगे इसकी। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो CCl बंध है ना, इस वाले बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, और इस आंशिक द्विबंध के गुण आ जाने के कारण ये बंध आसानी से नहीं टूटेगा। और जब ये नाभिक स्नेही अलग नहीं होगा तो यहाँ पर दूसरा नाभिक स्नेही भी नहीं जुड़ेगा। इसीलिए अपन बोलते हैं कि ये कम क्रियाशील होते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में जमाइए। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो ये 1 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री वाला है, और ये 3 डिग्री वाला है। आप लोगों को पता होना चाहिए SN2 अभिक्रिया के लिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है कौन सा? 1 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? 2 डिग्री वाला, और सबसे कम क्रियाशील होता है 3 डिग्री वाला, ठीक है। तो ये इनका क्रम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई अपने पास यहाँ पर।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर CH3Cl, इसका कक्षक आरेख आपको बनाना है। अब कैसे बनाते हैं इसको, इस चीज़ को भी ध्यान से देखो कार्बन जो होता है ना, इसमें कार्बन का संकरण sp3 संकरण है। कार्बन का संकरण कौन सा है, sp3 संकरण है। अब कार्बन का संकरण sp3 संकरण यहाँ पर है, तो होता क्या है देखो कि कार्बन के पास 4 sp3 संकरित कक्षक होंगे, ठीक है, 4 sp3 संकरित कक्षक होंगे जो इस प्रकार से व्यवस्थित यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। ये 4 sp3 संकरित कक्षक होंगे, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। अब इन चारों sp3 संकरित कक्षकों से जो है कौन अतिव्यापन करेंगे, 3 तो हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन अतिव्यापन करेगा। तो हाइड्रोजन का तो 1s कक्षक होता है, ठीक है, जो अतिव्यापन करके हाइड्रोजन का 1s कक्षक अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1s कक्षक अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1s कक्षक अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो 3 तो यहाँ पर सिग्मा ये बन जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्लोरीन का जो है pz कक्षक अतिव्यापन करता है। क्लोरीन क्योंकि जो है आपका डंबलाकार संरचना रखता है, तो क्लोरीन का pz कक्षक अतिव्यापन करके यहाँ पर भी क्या बनाता है, सिग्मा बंध बनाता है। तो इस प्रकार की संरचना हो जाती है किसकी, CH3Cl की, ठीक है ना। तो ये 11th क्लास से संबंधित संरचना है, तो वहाँ से आप लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया के बारे में बात की गई है। ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड का अणु होता है और एक एरिल हैलाइड का अणु होता है, ठीक है। इस प्रकार से देखो ये एल्किल हैलाइड है, ये एरिल हैलाइड है। इनकी क्रिया सोडियम धातु से एसिड शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये Na जो होता है ना, ये दोनों Cl को लेकर निकल जाएगा, और इस प्रकार से ये CH3 इसके ऊपर जुड़ेगा, बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ेगा, तो इस प्रकार से टालोइन बन जाता है, और साथ में 2NaCl यहाँ पर बन जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है ये ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं एल्किल क्लोराइड के जलीय KOH से अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराने पर एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। क्यों, समझाइए इसको। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एल्किल हैलाइड जो होता है ना, इसकी क्रिया अपन जलीय KOH से कराते हैं, जलीय KOH से कराते हैं। तो जलीय KOH से होने पर क्या होता है, ये जो K है ना पोटेशियम, ये X को लेकर यहाँ से निकल जाएगा और क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कोहल। थोड़ा सा इसको अपन करेक्शन कर देते हैं, एल्कोहल बन जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। परंतु बात करते हैं अपन यहाँ पर कि यदि एल्कोहलिक KOH लिया जाता, क्या लिया जाता, एल्कोहलिक KOH। तो देखो भाई मैं यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड बना देता हूँ, RCH2 है ना, H नीचे लगा देते हैं और Cl, ये एल्किल हैलाइड है। इसकी क्रिया करा दी अपन ने किससे, KOH से। कौन से KOH से, एल्कोहलिक KOH से। अब देखो एल्कोहलिक KOH से जब आप लोग क्रिया कराते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। यहाँ पर क्या होता है, ये बीटा कार्बन है। यहाँ पर अल्फा कार्बन का क्लोरीन और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ से निकल जाते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2 इस एल्कीन का निर्माण हो जाता है, साथ में HCl यहाँ पर निकल जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी निकलेगा, हेलोजन भी निकलेगा। हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एल्कीन का निर्माण यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो जब जलीय KOH से क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराने पर हाइड्रोहेलोजनीकरण के परिणाम स्वरूप एल्कीन आप लोगों को प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बढ़ती क्रियाशीलता का क्रम बताइए। तो देखो भाई आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो ये एरिल वाला है इसकी क्रियाशीलता तो कम हो जाएगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। और बात करते हैं सबसे कम तो इसकी क्रियाशीलता हो जाएगी, उसके बाद ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। क्या बोला इसने, बढ़ते क्रम में बताइए। हाँ अभी मैंने आपको बताया था इसका उदाहरण, तो कि देखो ये वाला जो होती है, ये वाली अभिक्रिया में यहाँ पर द्विबंध आ जाता है, और द्विबंध आने का CCl बंध में द्विबंध आ जाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है
कि सबसे कम क्रियाशील तो क्या हो जाएगा, सबसे कम क्रियाशील तो ये हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर पे तो ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तो सेकंड नंबर पे आएगा आपके पास ये, और थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, एल्किल क्लोराइड होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में आप लोग जमा सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, क्लोरोफॉर्म के विरचन के प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र। तो क्लोरोफॉर्म अपने सिलेबस से हटा दिया गया है। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर ये जो पूरा पेपर है 2019 का वो यहीं पर सोल्व हो जाता है। मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करवाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ये ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी है, क्या अच्छा आपको लगा, उन सब के बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Please like and subscribe my YouTube channel Chemistry by Chandra Sir.